अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस की काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। कल हमने बात की थी दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है और इसके इंट्रोडक्शन की कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, उसके बाद इसकी 5 काइंड्स हैं और लास्ट पे हर जो काइंड है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो भी हम सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन टर्म ज्यूरिस और प्रूडेंशिया से निकला है। ज्यूरिस का क्या मतलब होता है? लॉ, और प्रूडेंशिया का क्या मतलब होता है? नॉलेज। मतलब जो नॉलेज ऑफ लॉ है, जो कानून का नॉलेज है, उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स हो जाते हैं या वैल्यूज, तमाम जो चीजें हैं जो लॉ को बनाती हैं, ऑपरेट करती हैं या फिर जो चलाती हैं, उन सब का जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर जो है ये कानून है, ये समझ लें एक क्रिमिनल लॉ है। तो अब इसका काम क्या है, इसके बारे में ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बात नहीं करती, बल्कि इसके बारे में करती है कि मिसाल के तौर पर ये काला मार्कर है और ब्लैक इसमें स्याही है और ये काला लिखता है। ये तो इसके जो फंक्शंस हैं वो हो गए। लेकिन जो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो क्या करती है? इस पे क्रिटिकल एनालिसिस करती है कि ये क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई और ये कैसे बना, ये किस तरह से यूज होता है। इन सब चीजों का जो क्रिटिकल नॉलेज है उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। इसकी काइंड्स जो कि 5 काइंड्स हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हर काइंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है क्रिटिकली थिंक डिफरेंटली, मतलब कुछ अलग तरीके से सोचना। इसमें क्या है कि जो लॉजिकल, क्रिटिकल या सिस्टमैटिकली जो नेचर है कानून की, उसे सोचना, उसे देखना, उसे परखना। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास टर्म आती है प्रॉपर्टी राइट्स। ये हमारे पास एक टर्म है प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें क्या है कि हमें प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते हैं, हमें फ्रीडम मिलती है प्रॉपर्टी रखने की। लेकिन इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इसे किस तरह से देखती है? वो कहती है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे इसके जो फंक्शंस हैं, ओनरशिप का फंक्शन है या फिर प्रॉपर्टी को चलाना कैसे है या फिर इसे बेचना कैसे है, इन सब पे वो डिटेल से क्रिटिकल एनालिसिस करती है। किस किस तरह से इसकी ओनरशिप ली जा सकती है, किस किस तरह से इसे ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे बंदे को। जो तमाम पर्सपेक्टिव्स हैं, जो पहलू हैं, उन सबको देखने वाला जो प्रॉपर्टी है वो है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद आगे हम देखते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो ये एक लॉजिक देती है। जो भी टर्म है, जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी राइट है, तो ये हमें एक लॉजिक प्रोवाइड करती है कि इस तरह से इसका काम है, ये इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरे नंबर पे इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है, हमें एक कॉन्सेप्चुअल एक ओवरथिंक देती है, एक ओवरव्यू देती है कि जैसे एक प्रॉपर्टी राइट है जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो जमीन को कहते हैं, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो या किसी तरह के भी हो, उसमें उसे अचीव करना, उसे सेल करना, उसे परचेज करना या फिर उसे ट्रांसफर करना या उसकी ओनरशिप हासिल करना, तमाम पहलुओं का कॉन्सेप्ट देती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पर एक नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो एनालिटिक्स होते हैं या फिर क्रिटिकल ओवरथिंक होता है या ओवरव्यू होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट की चीजों पर होता है। मतलब जो प्रेजेंट लॉज मौजूद हैं सिर्फ उन पर होगा, ना कि पास्ट या फ्यूचर लॉज पर। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जैसे हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है हिस्ट्री, तो ये जो एनालिसिस है या नॉलेज है वो हिस्ट्री का है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये फिलोसफिकल हो सकता है, सोशियोलॉजिकल हो सकता है, एथिकल हो सकता है, किसी तरह का भी नॉलेज हो सकता है। जो तमाम नॉलेज है पास्ट में, हिस्ट्री में, उन सबको इकट्ठा करना, उनको गैदर करना, उनको क्रिटिकल एनालाइज करना और फिर एक पहलू निकालना जो कि लॉ के साथ लिंक करे, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो अब टोर्ट लॉ मौजूद है, पहले ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट था।
लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री में हम देखते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत पेश आई कि टॉर्ट लॉ को एक सेपरेट लॉ कर दिया जाए, क्रिमिनल लॉ को एक सेपरेट लॉ कर दिया जाए। तो हिस्ट्री के कुछ पर्सपेक्टिव्स को ये एनालाइज करता है और हमें बताता है कि किस तरह से लॉज सेपरेट हुए या किस तरह से नए लॉज डेवलप हुए। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स थी, वैलिड कस्टम्स थी, वो बाद में कस्टमरी लॉज में ऐड हुई, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 में भी आता है कि कस्टमरी लॉ बना कस्टम से, जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरे नंबर पे ये ओरिजिन करता है, ये डेवलपमेंट करता है लॉज की, मतलब जो कानून पुराने थे उसमें कुछ चेंजिंग्स भी करता है, जिससे जो नई सोसाइटीज होती हैं उसमें बड़ा ही अच्छा सिस्टम मिलता है। बड़े ही जैसे अब साइबर क्राइम आ गया। सबसे पहले जब बात करें तो जब ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी तो साइबर क्राइम मौजूद नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी ज़रूरत पेश आई तो हिस्ट्री से कुछ पार्ट्स लिए गए, कुछ एनालाइज किया गया और फिर साइबर क्राइम एक अलग से कानून बना दिया। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एथिकल क्या होता है? एथिकल होता है मोरालिटी। मोरालिटी इज नॉट जस्टिस बट मोर देन जस्टिस। इंसाफ क्या है? इंसाफ हमें कहता है कि अगर दो बंदे मौजूद हैं, चाहे वो गरीब है एक बंदा या चाहे दूसरा बंदा अमीर है, तो दोनों में अगर एक ब्रेड है तो दोनों में तकसीम कर दी जाए इक्वल, तो ये इंसाफ है। लेकिन मोरालिटी हमें इससे कुछ ज्यादा सिखाती है। वो क्या कहती है कि अगर कोई बंदा 3 दिन से भूखा है और कोई बंदा अभी खाना खा के आया, तो उन दोनों में जस्टिस ये नहीं कि दोनों में ब्रेड हाफ हाफ तकसीम की जाए, बल्कि जस्टिस ये है कि जो 3 दिन से भूखा है उसे ज्यादा दी जाए। तो इस तरह से एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एनालाइज करता है, मोरालिटी को लॉ के साथ जोड़ता है। जैसे कि कुछ निग्लिजेंस लॉज मौजूद हैं जो इम्प्रिजनमेंट में आते हैं, कुछ जेल में जो कैदी वगैरह आते हैं, उनको तशद्दुद से बचाने के लिए हमें बताते हैं कि मोरालिटी ये कहती है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, चाहे बंदा कैसा भी हो उनके साथ मोरालिटी की जाए, तो उसे हम कहते हैं एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इसका जो नॉलेज है वो लॉ में ऐड करना एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो एथिकल में सबसे पहले क्या आता है? प्रीजुडिस से बचाता है, मतलब कि जो जजेस मेड फैसले होते हैं या लॉज होते हैं तो उनसे ये बचाता है। जो उनके पर्सनल फैसले होते हैं जिसमें वो किसी एक साइड पर ज्यादा झुकाव कर लेते हैं, तो मोरालिटी हमें ये कहती है कि इंसाफ करना है, इंसाफ से भी ज्यादा इंसाफ करना है। तो दूसरे नंबर पे जो निग्लिजेंस लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि किसी के साथ जुल्म ना हो सके। कुछ लॉज को इस तरह से इनहेंस किया जाता है कि उन्हें मोरालिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशियोलॉजिकल, सोशल, मतलब वो ये कहता है कि जो कानून है ये जस्ट प्रिंसिपल्स या लॉज नहीं है, बल्कि ये तो सोशल और जो कल्चरल या फिर नॉर्म्स ये एक सोसाइटी में है वो सब कुछ डिपेंड करती हैं और लॉ के साथ इंटरलिंक्ड है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये क्रिटिकल एनालाइज करता है जो सोशल है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है उसको। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मतलब जो घरों में औरतों के साथ वायलेंस किया जाता है, तो उस पे ये एनालाइज करता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जेंडर इनइक्वालिटी। फिर उसे इनहेंस करने के तरीके बताता है। सबसे पहले क्रिटिकल एनालाइज करता है कि किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसकी वो सबसे बड़ी वजह इनइक्वालिटी बता देता है जेंडर में। जैसे कि अगर इस्लाम में बात की जाए तो सबसे ज्यादा राइट्स औरत को दिए गए हैं ताकि वो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे बच सके। तो इसी तरह ये जो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये लॉ को जोड़ता है हिस्ट्री के साथ, उसको जोड़ता है सोसाइटी के साथ, उसको जोड़ता है एनवायरनमेंट के साथ कि क्या आजकल हो रहा है सोसाइटी में। तो इस तरह से ये हमें बताता है कि इनइक्वालिटी हो रही है तो औरतों के लिए नए कानून बनते हैं। तो इस तरह से ये क्रिटिकल एनालाइज करता है और नए कानून डेवलप करता है। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है उसे खत्म करने के लिए औरतों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, जिसपे ये कुछ नए तरीके बताता है, नए इंस्टीट्यूशंस को मुतारफ करवाता है कि इस तरह से जो एक औरत है उसे इंडिपेंडेंट किया जा सकता है और डोमेस्टिक जो भी वायलेंस है उसे खत्म किया जा सकता है। और इन्वायरमेंट में फैलने वाली जो दूसरी इनइक्वालिटीज हैं, जो प्रीजुडिसेस हैं या फिर जो जस्टिस ना मिलने के
की वजूहात हैं उन सबको ये एनालाइज करता है और सोसाइटी को भी एनालाइज करता है और फिर लॉ को बताता है कि ये कमियां हैं, इस तरह से इसे इनहेंस किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिलोसफिकल का क्या मतलब है? फिलोसफी क्या होती है? नॉलेज होता है। मतलब ये जो सोसाइटी है या फिर जो लॉ में जितने भी पर्सपेक्टिव आते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, एनालिटिकल हो, एथिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो या कोई भी पर्सपेक्टिव हो, उसको एनालाइज करता है और हमें बताता है कि जस्टिस और मोरालिटी या फिर ये सारा कुछ कैसे लिंक्ड है लॉ के साथ। हर चीज को ये बताता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर जस्टिस की बात की जाए तो उस पे ये क्रिटिकल एनालाइज करता है कि सोसाइटी में इसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से इसे प्रोवाइड किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से एक्ट करने से जस्टिस मिलता है। तो हर चीज का जो नॉलेज है, किस किस तरह से, कैसे, क्यों, हर चीज का जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ताकि हर चीज का जो नॉलेज है वो मिले और इससे जो लॉ है वो और तरह से इनहेंस हो सके। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनमें से हम ले लेते हैं हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? हिस्ट्री से ये कुछ पॉइंट्स लेता है उसको, क्योंकि नॉलेज है, ये फिलोसफिकल नॉलेज है, तो फिर उस हिस्ट्री से पॉइंट्स लेता है कि किस तरह से ये फला कानून था, किस तरह से इसे इनहेंस किया जा सकता है, किस तरह से ये पहले हेल्प कर रहा था और किस तरह से अब ये हेल्पफुल हो सकता है, और या फिर जो इंसानों की नेसेसिटी है, जरूरत है, उसके मुताबिक चेंज हो सकता है। एथिकल भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ सकता है कि मोरालिटी को किस तरह से जस्टिस के साथ लिंक करता है, किस तरह से बताता है कि मोरालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ का। इसी तरह सोशियोलॉजिकल भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई या जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो गई या और तरह की प्रेजुडिसेस हो गई, तो उन सब का नॉलेज देता है और फिर लोगों को बताता है कि इस तरह, मतलब कि इस तरह से आप इनहेंस कर सकते हैं कानून को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।